हेलो हेलो। सॉरी। हाँ, आगे चलिए। क्या हाल चाल है? मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। अब तो जिसने भी ये तबीयत वाला मेरे से पूछा उसको थैंक यू सो मच। से मुझे याद आ गया कि कल मैंने डॉक्टर को दिखाया था और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी और वो मुझे कुछ खानी थी, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं था खाने के लिए। मैं एग्ज़ैक्टली भूल जाता, क्योंकि ऐसे रोज़ का तो काम है नहीं दवाई खाना। अच्छा हुआ आपने पूछा और मुझे याद आ गया, तो मैं खा लेता हूँ उसको भी, वरना सच में मुझे याद नहीं आता। और बताओ, क्या चल रहा है? ऑल सेट एंड गो। आज अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही चल रहा है, अभी तो लाइट ही चल रहा है। और हाउएवर लाइट में आगे पढ़ेंगे लाइट की अगली प्रॉपर्टी। अभी तक हमने लाइट की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे लाइट का 5th वाला प्रॉपर्टी, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे कहते हैं प्रकाश का हिंदी में प्रकीर्णन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जिसकी वजह से रेनबो की दिशा का प्रमुख कारण क्या होता है? तीसरे। नहीं बेटा, देखो, अगर आप रेनबो कल पूरा पढ़े हो, ठीक है, तो आप इसमें से ये कहो कि प्रमुख कारण आप ऐसे नहीं बता सकते यार। देखो, 3 फिनोमेना हुए हैं। डिस्पर्जन नहीं होता अगर, तो रंग स्प्लिट नहीं होते, तो रंग ही नहीं बनते।
एक चीज़, अगर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी। और पानी के अंदर जाएगा यार, रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा यार, मतलब कॉमन है। तो ऐसे हम ये नहीं कहेंगे कि प्रमुख कारण क्या है। मतलब ये कहना जैसे कि भई मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा जो हेल्थ है, अगर इफ आई एम गुड हेल्दी पर्सन, तो उसका आपकी हेल्थ का प्रमुख कारण क्या है? तो आप कहोगे प्रमुख कारण आप कैसे बता सकते हो? डिसिप्लिन होगा सबसे पहले तो, कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, अच्छा खाना है, अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है। आपको अपना पूरा डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। क्योंकि जब तक हम लोग डाइट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तब क्या होता है, तब ये होता है कि आपको जो भी सामने आता है खा लेते हो यार। कभी भी सोने चले जाओगे, कभी भी उठ जाओगे। तो डिसिप्लिन होना, सही चीज़ की जानकारी होना, एक सही रूटीन, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है ना। उसी तरीके से कोई एक नहीं बता सकते प्रमुख कारण, आप ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ़ टीआईआर है, डिस्पर्जन हटाते ही वहाँ से, डिस्पर्जन हटते ही रंग गायब हो जाएँगे, रंग ही नहीं आएँगे। तो अ, इस तरीके का सवाल किताबों में आ सकता है, बुक में लिखने वाले देखो बेटा क्या कर देते हैं, कई बार आप किताबों में ऐसी चीज़ें आपको लिख जाती हैं, क्यों क्यों हो जाता है, मैं उसका कारण बता देता हूँ। जैसे आपने मेरे से अभी एक सवाल पूछा, आपके सामने मैं मौजूद हूँ, मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है, बट अगर मैंने शायद कहीं लिखा हो, कुछ चीज़ लिखी होगी, तो लिखने के बाद ना कई बार उसका ना मायना पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, कई बार हम उसका मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं लिखते हैं। और उस वक़्त पढ़ते वक़्त क्या हो जाता है, और हमारे को उसका आधा मतलब समझ में आता है। तो कई बार ऐसा ज़रूर हो जाता है कि किताब में कुछ बात एक तो टू द पॉइंट ही लिखी गई है, उसको पढ़ने के बाद और उसका मीनिंग जो है और हमें कम समझ में आया है। वहीं जब हम आमने-सामने होते हैं, तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उसके पीछे का छुपा हुआ अर्थ भी जान सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी डाउट लेने वाली कोई बात नहीं है। अहम सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि कि रेनबो बना कैसे? हमें ये समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। कि रेनबो बनने के पीछे का क्या कारण रहा? अब इसमें सवाल कैसा पूछा जाएगा? बेटा सवाल जब पूछा जाएगा तो आपको पूछता है रेनबो जब बनता है, तो इसमें कौन-सा फिनोमेना होता है? आपको इस तरीके का सवाल नहीं दिया जाएगा कि रेनबो के होने का मुख्य कारण क्या होता है और उसमें वो तीनों ही ऑप्शन दे दिए जाएँ। तो देखो एग्ज़ामिनर क्या है ना, वो भी आपसे ये जानना चाहता है कि आपने कितना फिज़िक्स पढ़ा है, आप कितना साइंस पढ़ कर आए हो। वो आपको यहाँ पर तंग परेशान करने वाले सवाल नहीं बनाएगा। तंग परेशान मतलब कि वो भी जानता है यार कि हमसे ये जो एग्ज़ाम आपसे ले रहे हैं इसमें जनरल साइंस एक आपको सब्जेक्ट दिया गया है। जनरल साइंस का मतलब होता है कि आपको जनरली साइंस की कितनी नॉलेज है, आपको साइंस की कितनी समझ है। तो उसमें ऐसे घुसेगा नहीं वो, एग्ज़ामिनर नहीं घुसेगा। किताब लिखने वाले तो बेटा फिर लिख देते हैं। बेटा मेरे हैंडमेड नोट्स ही हैं मेरे ख़्याल से जो मैंने एप्लीकेशन पे डाले हैं, वो हाथ से ही लिखा हुआ है सब कुछ। वही वाला डला हुआ है आपके नोट्स पे, आपके एप्लीकेशन पे, कल मैंने चेक करा था। ठीक है? कल मैंने चेक करा, पड़ा हुआ है आपके इसमें। चलो आगे अब बात करें। तो स्कैटरिंग यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, आसमान नीला नज़र आता है। इसकी वजह से क्या होता है, आसमान नीला नज़र आता है दिन के वक़्त में, और वहीं जब सुबह और शाम का समय होता है, तो आसमान आपको कुछ लाल भी दिखाई देगा, रेडिश भी दिखाई देगा। रोनित कुमार प्लीज़ मेरे को जो आपने यहाँ बात बोली है इसको प्लीज़ टेलीग्राम पे सेंड करो, तो मैं और बेहतर आपसे बात कर पाऊँगा। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप थोड़ा-सा एक बार टेलीग्राम पे संपर्क करें तो हम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएँगे। अभी क्लास में अभी थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलेगा तो फिर मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि आपकी कौन-कौन सी क्लास है, मैनेज आप कैसे करेंगे। चलो जी, तो स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले इसका मतलब समझ लें, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसकी वजह से आसमान नीला कैसे हुआ, लाल कैसे हुआ, वो बात की बात है। पहले इसका मतलब समझ में आ जाए कि प्रकीर्णन है क्या, स्कैटरिंग है क्या? देखो, ऐसे समझो कि मेरे पास एक ग्लास है, मेरे पास एक शीशे का ग्लास है, शीशा है। अब इस शीशे को मैं सामने एक दीवार है, इस दीवार पे क्या करूँ, खींच के मारता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, शीशा दीवार से टकराएगा और दीवार से टकराने के बाद वो टूट कर क्या कर जाएगा, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाएगा। छोटे-छोटे कणों में टूटकर क्या कर जाने वाला है, बिखर जाने वाला है।
इस तरीके से जो बिखरना है किसी चीज का, उसे इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से टूट कर कोई चीज बिखर जाए, इसे क्या कहते हैं? स्कैटर करना कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। अगर ये काम लाइट के साथ हो जाए तो फिर वो बन जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर लाइट को ऐसे फेंक के मारा जाए दीवार पर, तो यार लाइट में स्कैटरिंग नहीं होने वाली। देखो, नोट्स आप लोग के फिर से मैं बता रहा हूँ, बीच-बीच में बोलोगे, आंसर नहीं दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला टाइम होता है कोई भी बात करने का, क्लास में आने का, और पहले के स्टार्टिंग के 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। उस वाले टाइम पे आकर बात करा करो, कुछ भी, जब तुम्हें कुछ भी इधर-उधर की बात करनी होती है, बीच में बोलोगे, आंसर नहीं दूँगा। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम से कोई भी बच्चा बीच में क्लास में घुसता है और अपने टाइम से लॉगिन नहीं करते हो और फिर बीच में आके कुछ भी बात बोलोगे, तो मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगा, मैं इग्नोर कर दूँगा बिल्कुल ही, ध्यान रखना। ऑलरेडी नोट्स पे बात हो चुकी है, नोट्स मैंने चेक कर लिए हैं, आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डल चुके हैं, आपको ढूँढना नहीं आ रहा, तो ये अलग प्रॉब्लम है। इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब नहीं करोगे, क्योंकि आप ये समझते नहीं हो, आप वो जो वहाँ पर कुछ भी जो टाइप करके लिख देते हो ना, वो मेरी आँखों के सामने चलता है फिर, और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको फिर वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँ। बट कुछ भी लिखोगे तो नहीं करूँगा। हर चीज़ का टाइम है, क्लास में घुसने के बाद 10:30 से 10:35, मैक्सिमम 10:40, और फिर क्लास खत्म होने के 5 मिनट के उधर, बीच में नहीं, बीच में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि जब लाइट दीवार से टकराएगी, तो यार दीवार से टकराने के बाद स्कैटरिंग नहीं होगा, वहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पर तो परावर्तन होगा। लाइट दीवार से टकराएगी, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर आएगी, परावर्तन होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा। अब सीधा सिंपल एक सवाल है मेरा आप लोगों से, वो सवाल ये है कि लाइट किस चीज़ से टकरा जाए? लाइट किस चीज़ से टकराए कि उसमें प्रकीर्णन हो जाए, वो टूटकर बिखर जाए? जैसे शीशे का ग्लास टूटकर बिखर गया, वैसे ही लाइट में भी यही इफ़ेक्ट देखने को मिले, ऐसा कब होगा? बताओ। अब बताओ कमेंट्स। अब बताओ। लाइट कैसी, क्योंकि अगर लाइट किसी ठोस वस्तु से टकरा गई, यार तो ठोस वस्तु से टकराने से तो वो रिफ्लेक्शन मारेगी। ठोस वस्तु से टकराने से तो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन करेगी, वहाँ स्कैटरिंग नहीं होगा। तो स्कैटरिंग कब होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पर प्रीति ने लिखा है एटमॉस्फेयर, और तो विवेक ने लिखा है धूल के कण, सही है। बाकी ठोस वस्तु नहीं, नहीं, ग्लास नहीं, प्रिज्म नहीं, नहीं, नॉट डायमंड नहीं, हीरा नहीं। हीरा कहाँ से आ गया यार? हीरा, हीरा रिफ्लेक्शन करेगा, लाइट को परावर्तन करेगा उसमें, स्कैटरिंग नहीं करेगा। स्कैटरिंग करती है हवा। स्कैटरिंग कौन करती है? हवा करती है। हवा के अंदर जो पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल है, वाटर वेपर है, धूल के कण हैं, छोटे-छोटे कण हैं, जो आँखों से देखने भी संभव नहीं है, उनसे लाइट का जब टकराना होता है, ध्यान से सुनना, ऐसे हवा के कण जिनको देखना भी संभव नहीं है, इतने छोटे हैं, उनसे जब लाइट टकराती है, तो लाइट में होता है स्कैटरिंग, जिसे हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है? तो जैसे ये हमारा एयर है, जिसके पार्टिकल, जिसके कण इतने छोटे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट लाइट की जो, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, ये भी दिखाई नहीं देती हैं। जब इनसे टकराती हैं, तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। तो इस तरीके से जो ये वेव, ये जो लाइट रेज़ हैं, ये क्या करते हैं? ये अपन स्कैटर कर रहे हैं ना, बिखर रहा है, मतलब जैसे ही ये हवा में आएगा, हवा में आने के बाद भैया इसका जो मैक्सिमम एनर्जी है लाइट के पास, यार वो तो उसको सीधा जाएगा ही जाएगा, सीधा तो लाइट चल ही रहा है, मगर हवा से गुजरते वक्त वो क्या करेगा? वो बिखरना भी शुरू कर देता है, और इसी तरीके से लाइट का बिखरना या स्कैटरिंग हिंदी में प्रकीर्णन कहलाता है। ये किसकी वजह से होता है? फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल होने चाहिए, कण इतने छोटे आँखों से दिखाई ना दें, तब वो क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। अब इसमें जो स्कैटरिंग है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है रेली। अब इन्होंने इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात कही। ये ई लिखा है, ये इनका नाम है, नाम से ही इनके साथ जोड़ दिया गया
रेली स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन। रेली स्कैटरिंग बन गया, रेले प्रकीर्णन बन गया। ठीक है, अब ये जो रेले स्कैटरिंग है, रेले प्रकीर्णन है, अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो प्रकाश में प्रकीर्णन हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, उसके पावर 4। पावर कितनी लगी है? 4 लगी हुई है। ठीक है, तो जो प्रकीर्णन है वो किस पे निर्भर करता है? यार देखो, तबीयत तो काफी ठीक है, कल से तो बहुत बेहतर है, बट अभी खांसी है, तो बीच बीच में हो सकता है ना थोड़ा सा खांसी वगैरह आएगा, तो प्लीज डोंट माइंड। मैं उसके लिए ना पहले अभी से ही तुम्हें अपना सॉरी बोल रहा हूँ कि यार वो बीच बीच में थोड़ा खांसी चल रहा है। काफी ठीक हो गया कल से, बट अभी भी खांसी बनी हुई है, तो प्लीज आएगा बीच में तो डोंट माइंड। हाँ। वेवलेंथ कुछ ज्यादा ही होने लगा। ठीक है, वेवलेंथ एक बार देख लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है वेवलेंथ क्या होती है। देखो, वेवलेंथ का क्या मतलब है, जैसे ये हमारी कोई तरंग है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, अभी मैं वेव पढ़ाऊंगा ना, तो वेव पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी फिर भी देख लेते हैं वेवलेंथ क्या होता है। जैसे हमारी कोई तरंग है, ठीक है, तो तरंग का, इसे क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाली जो दूरी होती है ना, इसे वेव लेंथ कहा जाता है, तरंग की लंबाई कहा जाता है। आप ऐसे समझ लो, एक तरंग की लंबाई, इसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक तरंग की लंबाई, जैसे तरंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, तो ये एक तरंग मानेंगे इसे, ये वाली, तो ये वाली जो दूरी होगी, इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य, इसे कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो हाँ बाबा, अब देखो इतनी भी तबीयत थोड़ी तो बहुत ऑब्वियसली है, बट इतनी भी नहीं है कि आप इसके लिए एक छुट्टी लिया जाए। एक्चुअली छुट्टी लेने का मेरा आज पूरा प्लान था, पूरा। आज मैं सोचा हुआ था आज मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि दवाइयाँ तो ले लिया मैंने, रेस्ट करना ज़रूरी था। बट फिर मेरे दिमाग में आया, सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही सिर्फ़ एक ख़्याल आया कि अगले हफ़्ते, मतलब अगले नहीं, अभी शनिवार से छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी दिवाली की। फिर वो शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शायद जाके फिर थर्सडे को वापसी हो। थर्सडे या को शायद क्लासेस की वापसी हो। इस वज़ह से मैंने सोचा कि यार अभी जितनी क्लासेस निपट रही हैं, ये 4-5 दिन अभी हमारा है, कर लेते हैं, फिर तो एक 4-5 दिन की छुट्टी है ही है। उस वज़ह से फिर मैं आ ही गया, मैंने कहा कि कर ही लेते हैं क्लास। ठीक है, तो ये है हमारा स्कैटरिंग का किससे लेना-देना? वेवलेंथ से लेना-देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, ये इसके क्या है? व्याक्रम अनुपाती है। व्याक्रम अनुपाती मतलब कि क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का व्याक्रम अनुपाती का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, अगर तुमने तरंग दैर्ध्य को ज्यादा करा, अगर छोटी वेव है और अगर कोई बड़ी वेव है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम है ना? इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो जो तरंग दैर्ध्य जिसमें ज्यादा है उसमें प्रकीर्णन कम होगा, कम होगा, कम होगा। प्रकीर्णन कम होने का मतलब क्या है? जब तरंग भागेगी हवा में, तो वो बिखरेगी कम, सीधी ज्यादा चलेगी। सीधी ज्यादा पहुंचेगी, बिखराव कम होगा। और अगर तरंग दैर्ध्य छोटी है, और अगर वेव छोटी है, तो छोटी वेव में प्रकीर्णन अधिक होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि ये होगा कि जब वो हवा के माध्यम से गुजर रही होगी, तो उसमें बिखराव ज्यादा आएगा, सीधी कम जा पाएगी, बिखरेगी ज्यादा। तो ये हमारा प्रकीर्णन और वेवलेंथ का संबंध है। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो जो वॉयलेट कलर है,
आपका बैगनी रंग, इसकी वेवलेंथ होती है सबसे कम। ये मैंने बनाया है, इसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। ये सिंबल है, इससे तरंग दैर्ध्य को दर्शाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है, लैम्डा से। और वहीं अगर आप लाल रंग की बात करें तो जो रेड कलर होता है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। इससे एक बात क्लियर समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि लाल रंग में प्रकीर्णन अधिक होगा, और सॉरी उल्टा बोल दिया, लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैगनी रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं। कैलाश ने एक बात लिखी है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। प्लीज बेटा यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपको, क्या चीज बढ़ा रहे हो क्या चीज कम कर रहे हो। बस तुमने ऐसे बता दिया एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इससे नहीं समझ में आया तुम किस चीज की बात कर रहे हो, तो वो मैं आपकी बात अभी वैलिड नहीं मानूंगा। ऐसी रोनित ने भी लिखा है इंक्रीज डिक्रीज नहीं। ठीक है, वरुण कह रहे हैं एक बार फिर से बताइए, सिंपल सी बात बताइए क्या वरुण, कि ये और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यक्रम अनुपाती हैं। इसका मतलब ये होता है अगर एक चीज को ज्यादा करेंगे तो दूसरी कम होगी। कहने का मतलब ये है अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, इतना मतलब है। इसीलिए लाल रंग क्या है, लाल रंग में आपके तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसीलिए इसमें प्रकीर्णन सबसे कम होगा। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे भैया। ठीक है, तो रेड कलर, इसका वेवलेंथ है सबसे अधिक, तो इसमें स्कैटरिंग कैसी होगी? मिनिमम स्कैटरिंग। ठीक है, कम से कम प्रकीर्णन होगा। और वहीं जो वॉयलेट रंग है, वॉयलेट कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। इसमें होती है मैक्सिमम स्कैटरिंग, अधिकतम। और इसमें होता है न्यूनतम प्रकीर्णन। स्कैटरिंग क्या है? प्रकीर्णन है। हाँ, ठीक है, हाँ, बस इतना है ना। इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, स्कैटरिंग कम, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसमें प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। यही कारण है कि जब आसमान में के अंदर रोशनी घुसी हमारे, ए ये क्या लिखा है आकाशदीप ने? अच्छा, किशोर कैलाश कुमार, तुम्हारी बात मुझे अब समझ में आ गई, तुम क्या कहना चाह रहे थे, सही है। आकाशदीप ने बोला मतलब सर ट्रैफिक लाइट रेड वेवलेंथ कारण हाँ, हाँ आकाशदीप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो पहले आकाश वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमारा 3 रंग है लाइट में, देखा जाए तो मेन 3 रंग होते हैं, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। ठीक है, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। अब ये तीनों रंग जब आस अपनी हवा से होकर होकर गुजरेगा, ये तीनों रंग क्या करता है, अगर हवा से होकर गुजरेगा, ठीक है, ये हवा है, सब एयर बना दी है, तो जब ये हवा से गुजरेगा तो इसमें जो लाल रंग है इसकी वेवलेंथ है सबसे ज्यादा, तो ये तो बेटा देखो ज्यादा लंबा जाएगा। इसकी वेवलेंथ है कुछ कम, और इसकी तो है और भी कम। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ज्यादा दूर तक पहुंच पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रकीर्णन कम हो रहा है, इसमें बिखराव कम आ रहा है, तो ये ज्यादा दूर तक पहुंच जाएगा। इसके मुकाबले जो छोटी वेवलेंथ है हरी वाली,
वो इसके मुकाबले उसकी दूरी कम रहेगी और नीले वाले की तो और भी ज़्यादा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बिखराव ज़्यादा हो रहा है। ऐसे समझो कि जब चलते-चलते बिखरते तुम्हारी पूरी एनर्जी गायब हो जाए, तो तुम कुछ ही दूरी तक जा पाओगे। अगर तुम्हारी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो तुम ज़्यादा दूर तक जा पाओगे और अगर तुम्हारी वेवलेंथ और ज़्यादा है, तो तुम और ज़्यादा दूरी तक जा पाओगे। ठीक है? ये हमने क्या है, ये हमारे लाइट के 3 प्रमुख रंग हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों की बात करी है। अब जैसे किसी ने बीच में क्या बोल दिया, जैसे किसी ने बीच में कोई दूसरा रंग बोल दिया, जैसे कौशल बोल रहा है। अब इसने कौन-सा रंग बोल दिया बीच में? कह रहा है सर पीला रंग बताओ, पीला रंग कहाँ आएगा? तो देखो मैंने तुम्हें एक प्रिज़्म वाली क्लास कराई थी, डिस्पर्शन वाली क्लास कराई थी, उस दिन सारे रंगों का सीक्वेंस लिखवाया था। अब वो सीक्वेंस कैसे लिखाया था? ऐसे लिखा हुआ था, VIBGYOR विबग्योर ऐसे लिखा था। दिख रहे हैं ना सारे? ये रंग लिखे थे। अब देखो इसकी है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और इसकी है सबसे कम। तो बीच में देखो येलो ये रहा पीला रंग। तो ये लाल से तो कम है, हरे से ज़्यादा है। लाल से तो कम है, हरे से इसकी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली इसकी जो वेवलेंथ लाल से कम ही है ना बाबा। तो यानी कि लाल से तो कम ही दूरी तक जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो ट्रैफ़िक सिग्नल या कहीं भी डेंजर का साइन होता है कि हमें ये बताना है कि भैया आगे खतरा, आगे मत जाओ। तो हम कौन-सा रंग इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लाल रंग इस्तेमाल करेंगे। क्यों लाल रंग इस्तेमाल करेंगे? ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। अब वो पूछेगा लाल रंग इस्तेमाल करा, क्यों करा भैया लाल रंग? आप कहोगे वेवलेंथ ज़्यादा है। तो हमने कहा भई वेवलेंथ से क्या लेना-देना? तो आप बताओगे जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है, उसमें प्रकीर्णन कम होता है। इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि हमारा ये जो सूरज है और ये हमारी पृथ्वी, ठीक है? अरे! पृथ्वी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई? ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का ये रहा वायुमंडल, ठीक है? ये क्या है? ये पृथ्वी का वायुमंडल है और ये बाहर स्पेस है, अंतरिक्ष है। अब जब लाइट स्पेस में थी, अंतरिक्ष में थी, तब तो वहाँ तो कोई पार्टिकल था नहीं। तब यहाँ पर तो हवा के कण थे नहीं, यानी कि प्रकाश में किसी प्रकार का कोई प्रकीर्णन होने नहीं वाला, कोई स्कैटरिंग होने नहीं वाली। यही लाइट जब अंदर पहुंचेगी वायुमंडल के तो इसका सामना होगा हवा के कणों से और जैसे ही हवा के कणों से टकराएगा सबसे पहले यहाँ पर कौन सा रंग आएगा? वॉयलेट रंग आएगा। यानी कि थोड़ा-सा डार्क नीला रंग सा दिखाई देगा। हमारा वायुमंडल बिल्कुल बाहरी सतह से, जो बिल्कुल बाहर की सतह होगी, उसमें डार्क नीला रंग दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पर आपको नीला रंग दिखाई देगा। क्यों भैया यहाँ पर? क्योंकि देखो जैसे-जैसे अंदर आता जाएगा स्कैटरिंग होता जाएगा और स्कैटरिंग होने पे सबसे पहले कौन-सा रंग लाइट में से भागेगा? वो बैंगनी रंग है, वो सबसे ऊपरी होगा। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे लाइट आगे आएगी तो हमारा जो आसमान है उसमें अधिकतम रंग हमें कौन-सा दिखने वाला है? नीला दिखने वाला है। क्योंकि पहले वायलेट का नंबर, फिर इंडिगो का नंबर, फिर हमारा ब्लू कलर में स्कैटरिंग हमारे को एटमॉस्फेयर में होने की वजह से हमारे पूरे आसमान में कौन-सा रंग भर जाता है? लाइट तो वो आ रही है, लाइट तो आ ही रही थी ये, बट इसी लाइट में से क्या हुआ? नीला रंग बिखर-बिखर के हमारे आसमान में भर जाएगा और हमें हमारा आसमान नीले रंग का दिखता है। लाल कब दिखेगा भैया? लाल कब दिखाई देगा? देखो, लाल का क्या चक्कर है? लाल तब दिखेगा जब नीला भी खत्म हो जाए। लाइट में से जब नीला भी खत्म हो जाए, तब आपको लाल रंग का बिखराव दिखेगा, तब आसमान लाल दिखेगा। अभी नीला देखो कैसे खत्म होगा, अभी समझाता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? और ये सूरज और ये रहा सूरज, ठीक है? ये है दोपहर 12 बजे की स्थिति, जब सूरज क्या है पृथ्वी के एकदम पास में है। तो जब सूरज की जो दूरी है पृथ्वी से सबसे कम होती है यानी कि दोपहर के वक़्त, तो दूरी कम होने की वजह से लाइट में जब नीले रंग का बिखराव सबसे अधिक हो रहा होता है, तभी वो पृथ्वी पे पहुँच जाती है। तब तक वो पृथ्वी पे पहुँच जाती है, तब आपको आसमान में नीला रंग दिखेगा। बट यहाँ पर जब सूरज थोड़ा और नीचे होगा, शाम का वक़्त होगा, तब ये जो दूरी है ना, बढ़ जाएगी। तब ये जो दूरी है ना, ये बढ़ जाएगी।
रोशन, पहली बात तो लाइट टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। हाँ, बट अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, हाँ, अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ऑसिलेशंस होती हैं वो। और जैसे नहीं कि कैसे समझाऊँ, जैसे किसी चीज़ को बिल्कुल ज़ूम करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा वो टेढ़ा-मेढ़ा है, बिल्कुल। बट दूर से देखने पे एकदम प्लेन दिखेगा, एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है। जैसे कि कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ को माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आजकल आजकल मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देखी थी कि जैसे हमारा बाल है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूँगा तो पता चलेगा इतना खुरदुरा, इतना रफ़ है, बट दूर से देखने पे एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है। ऐसे ही लाइट के साथ भी है। दूर से तो हम इसको स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं, बट अगर आप उसको वेव की नज़र से देखोगे तो वो आपको ऐसे-ऐसे ऑसिलेशंस दिखाई देंगी। स्काई कभी-कभी डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से रंग का प्रकीर्णन अधिक हो रहा है, उस रंग का दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शाम के वक़्त में क्या होगा, दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जब दूरी ज़्यादा होगी सूरज से, तब नीला रंग भी खत्म हो जाएगा और तब दूरी ज़्यादा होने की वज़ह से क्या होगा, लाइट का जो रेड कलर का वेवलेंथ है या ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ है, उसकी वज़ह से शाम के या सुबह-सुबह के वक़्त ऑरेंज कलर का स्काई दिखाई देता है। और वो सिंपल इसीलिए है क्योंकि उस वक़्त ऑरेंज रंग में या नारंगी रंग में, लाल रंग में प्रकीर्णन अधिक हो रहा होता है, इसलिए होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता हूँ, मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स लिखा देता हूँ। एप्लीकेशंस, इनको लिखते चलना साथ में। एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के प्रभाव। पहला पॉइंट, स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान का नीला दिखना। ठीक है, आसमान का लाल दिखना ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, sky appears reddish। वह प्रातः और शाम को आसमान का लाल दिखना। डेंजर सिग्नल्स आर रेड कलर। खतरे के निशान को लाल रंग से दर्शाते हैं। 4 नंबर, स्काई ऑफ मून अपीयर्स ब्लैक। चांद का आसमान काला दिखेगा दिखेगा। नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग। क्योंकि
चांद के पास वायु नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होगा। लिख लो। हेलो हेलो, आ गया। जो समुद्र ब्लू होता है उसके अंदर भी स्कैटरिंग ही है। ठीक है, वो भी स्कैटरिंग ही है। हेलो सर, सर क्या एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो लाइट में वेव बनेगा? बेटा लाइट तो वेव ही है। लाइट तो क्या है, एक वेव ही है। और लाइट देखो बिना एटमॉस्फेयर के भी होता है। ठीक है, तो लाइट एक वेव है, लाइट प्रकाश एक तरंग है। और वो तरंग बिना एटमॉस्फेयर के भी तरंग है और एटमॉस्फेयर में भी तरंग है। ठीक है, चलो खत्म। अब चलते हैं आगे। इंटरफेरेंस। अगली प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस।
प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, अभी देखो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई एक तरंग है दूसरी तरंग में जाके मिक्स हो जाए। नहीं, क्या होता है कि हमारा जो तुम्हारा जो दोस्त है, तो बहुत तुम्हारा कैसा दोस्त? घनिष्ठ मित्र, एकदम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना जिसको। तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमारे, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं हमारे, तो उनके साथ एक दिक्कत भी होती है। हमारी लाइफ में बड़ा इंटरफेयर करते हैं। तो तुमने एक दिन अपने दोस्त को हड़का दिया। तुमने उसको हड़का के बोला कि भाई ऐसा है यार, तुम अपने काम से काम रखा करो ना यार, तुम मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हो? बोलते हैं ना? तो ये जो इंटरफेयर है, किशोर मैं तुम्हारी बात पे अभी आऊँगा थोड़ी देर में। ठीक है? तो जो जो इंटरफेयर कर रहे हो तुम, मत करा करो। बट तुम्हारा दोस्त है, दोस्त कहता है कि भाई ऐसा है, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे इंटरेस्टिंग काम है ना, मतलब जिसमें मज़ा आता है, वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना ही है, तुम्हारी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करना ही है। तुम कुछ कर लो, ये तो होगा ही होगा। अब क्या करोगे बताओ? तो बेसिकली ख़ैर, ये तो एक मज़ाक वाली बात हो गई। ये जो दखल देना, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, ये काम ना वेव्स भी करती हैं। वो लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, ये भी एक-दूसरे में क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं, एक-दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं। इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, एक जैसे तुमने पानी में पत्थर फेंका। अगर तुमने पानी में पत्थर फेंक दिया, तो पानी में पत्थर फेंकने से क्या हो जाएगा? पानी में पत्थर फेंकने से ये होगा कि जो तुम्हारा पानी है उसमें तरंगे उत्पन्न होंगी, उसमें वेव उत्पन्न होंगी। तुम्हारा दोस्त बैठा था साइड में, ले उसने भी पत्थर फेंक दिया। उसने जब पत्थर फेंका तो उसके पत्थर फेंकने से भी पानी पे तरंगे उत्पन्न होने लगीं। अब ये जो तुम्हारी वाली वेव है और जो तुम्हारे दोस्त की वेव है, ये धीरे-धीरे आपस में एक-दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, और जैसे ही एक-दूसरे में टकराती हैं, ठीक है? तो इस घटना को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एक तरंग ने दूसरी तरंग में हस्तक्षेप किया, और इनके हस्तक्षेप करने की यही घटना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव यानी कि व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो इसका क्या बन गया? इसको क्या कहेंगे? सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स, तरंगों की हस्तक्षेप की घटना। ठीक है, ये बन जाता है इंटरफेरेंस। हल्का-फुल्का रखना है इसको, बहुत ज़्यादा 12th वाला नहीं पढ़ना है, जो उसे 12वीं में पढ़ा था इतना करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल कह रहा है माई स्कैटरिंग, बेटा माई स्कैटरिंग भी इतना डिटेल में अपन लोगों के एसएससी लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब इतना परेशान होने वाली बात नहीं। बट हाँ, तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, रेली साइंटिस्ट। रेली ने कहा था कि जो आपका प्रकीर्णन होता है, वो तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। उस वक़्त पार्टिकल्स जो होने चाहिए बेहद छोटे होने चाहिए। उनका जो आकार है इतना कम हो कि वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी कम हो, आकार कम हो, और वो हमें दिखने नहीं चाहिए। वहीं जो एक दूसरे साइंटिस्ट थे माई स्कैटरिंग के आधार पर हमने ये जाना कि जब कणों का आकार बड़ा कर दिया जाए, कण बड़े कर दिए जाएँ, तब भी प्रकीर्णन होता है, और तब सभी रंगों में एक बराबर प्रकीर्णन होता है। उसको माई स्कैटरिंग कहते हैं। ये मैंने आपके लिए समझा दिया, ठीक है? इसी तरीके से इसने एक और बोला है रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग ऐसे बहुत सारे हैं, बट अगेन हम लोग जिस एग्ज़ाम को फ़ोकस करके चल रहे हैं, उसके आधार पर मैंने आपको चीज़ें डिस्कस करी हैं। ऐसे तो फिर हम लोग जैसे 11th है, 12th है, तो अगर हम उसका भी अगर जैसे इसमें साथ-साथ पढ़ाई करते चले जाएँगे, तो फिर तो हमारे पास बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। बट हमें स्पेसिफ़िकली क्योंकि एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक पढ़ाई करना है, इसीलिए अपने आप को सीमित करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ़िज़िक्स ना ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है? तो अगर तुम्हें जैसे जानना है कि सर रमन स्कैटरिंग क्या है, माई स्कैटरिंग क्या है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो। बट थोड़ा-सा स्पेसिफिक रखेंगे, अदरवाइज़ तो फिर हम अपना टॉपिक से काफ़ी डिविएट हो जाएँगे। टॉपिक से डिविएट नहीं रहेगा तो फिज़िक्स ही, बट थोड़ा एग्ज़ाम को देखते हुए कि एग्ज़ाम हमारा डेट नज़दीक है, एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, तो टाइम से हमारे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसीलिए हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ़ एग्ज़ाम वाले सिलेबस पे फ़ोकस करेंगे। मेरा बस इतना मतलब था। सर लाइट वेव है तो
वेव को लाइट बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि साउंड भी वेव होती है। ठीक है, चलो। अब ये देखो इसमें क्या है, इसके ये जो वेव है, जब एक दूसरे में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है? एप्लीकेशंस, उपयोग। कलर्स, हमें रंग दिखाई देते हैं। कलर्स इन आ सोप बबल, इन आ सोप बबल। ठीक है, साबुन के पानी में रंग दिखाई देना। ठीक है, इसके अलावा हमें कलर दिखते हैं, कलर्स इन ऑयल फिल्म, तेल की बारीक सी परत में रंग दिखाई देना। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कहीं आपने साबुन के पानी से बुलबुले बनाए, तो पानी से जब हम बुलबुले बनाते हैं, तो उसमें हमारे को रंग दिखाई देते हैं। या फिर अगर हमने क्या बनाया, कहीं तेल गिर जाए, तो तेल गिर जाता है ना किसी सरफेस पे, सतह पे, तो उसमें भी बारीक सी परत जो होती है उसकी, उसमें भी रंग दिखाई देते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वहां पर लाइट का इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, इस वजह से वहां पर हमारे को क्या दिखाई देता है, ये रंग दिखाई देते हैं। ये दोनों सवाल पूछे जाएंगे। साबुन के बुलबुले में या तेल की बारीक सी परत में रंग दिखाई देते हैं, तो हमें याद रखना है वो किसकी वजह से बन रहा है? वो इंटरफेरेंस की वजह से बन रहा है, व्यतिकरण की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करेंगे और एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। अभी अभी टाइम है। और अगली वाली का नाम है डाइफ्रैक्शन। इसे कहते हैं विवर्तन। अब यार ये विवर्तन है क्या, डाइफ्रैक्शन है क्या? देखो डाइफ्रैक्शन क्या है, जैसे ये मोबाइल फोन है मेरा। अब इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक मेरे पास एक टॉर्च भी है। क्या है? एक टॉर्च है। टॉर्च से मैं क्या करूँगा, मोबाइल फ़ोन के ऊपर लाइट फेंकने वाला हूँ। टॉर्च से मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐसे लाइट मारता हूँ। तो लाइट जब इसकी सरफेस से टकराएगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं परावर्तन। और वही लाइट अगर मोबाइल के साइड में से चली जाए, तो साइड में से चली जाएगी तो सीधी चली जाएगी, उस पे कुछ नहीं होगा। तब वो कैसी चली जाएगी? एकदम सीधी निकल जाएगी, उस पे कुछ नहीं होगा। बट इसमें से बहुत छोटा हिस्सा लाइट का ऐसा भी होगा जो मोबाइल के किनारे को छू के जा रहा होगा, जो मोबाइल के किनारे को छू के जा रहा होगा। और वो जो किनारे को छू के जा रहा होगा यार, ना तो वो सीधा जाएगा और ना ही उसमें रिफ्लेक्शन होगा, ना ही उसमें परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा टकरा नहीं रहा। तो ना तो वहाँ रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ना ही वहाँ पर वो सीधा जाएगा। वो हल्का इसको टकराने के बाद ना ऐसा, ऐसे मैं हाथ से करके दिखाता हूँ, ऐसे लाइट जा रही थी और हल्का सा कोने को छूने के बाद वो इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ जाएगा और निकल जाएगा। तो इस तरीके से जब लाइट किसी वस्तु के एकदम पैने, तीखे, शार्प, नुकीले हिस्से को छूकर हल्की सी तिरछी होकर निकल जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। तो अगेन 12th का टॉपिक है ये, तो इसका मतलब अब हमें हल्का सा पता होना चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास कोई एक कार्डबोर्ड की या किसी भी प्रकार की एक शीट लगी हुई है, जिसमें एक बहुत छोटा-सा मैंने छेद किया हुआ है। और मैं क्या करने वाला हूँ, इसके सामने एक टॉर्च रखता हूँ और जब मैं इस टॉर्च को जलाता हूँ, ठीक है? तो इससे जो लाइट जा रही है, वो लाइट अब बेटा देखो इससे जब टकराएगी, तो उसमें लाइट को, पूरी शीट लगी हुई है, लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, बट इतनी छोटी-सी हमने एक जगह छोड़ी हुई थी। इस जगह से अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर लाइट निकल कर
इतनी जगह पर दिखना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे एक बिंदु दिखना चाहिए था, क्योंकि इतनी सी जगह हमने लाइट के लिए छोड़ी हुई थी, तो यहाँ से लाइट निकल जाती, सीधी जाती, यहाँ पर एक हमें लाइट का एक डॉट दिखना चाहिए था, क्योंकि हमने जगह खाली छोड़ी हुई थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होगा नहीं, आपको लाइट ज्यादा दिखेगी, क्योंकि लाइट यहाँ से इसके कोने से टकरा कर ना थोड़ा सा मुड़ जाएगी ऐसे ऐसे, और आपको इतने हिस्से में पूरा प्रकाश दिखेगा। तो इस तरीके से लाइट का किसी के नुकीले हिस्से से टकराकर मुड़ जाना, बेंड हो जाना, क्या कहलाता है? डाइफ्रैक्शन कहलाता है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट when passing through a slit or sharp corner of an object। किसी वस्तु के तीखे किनारे से या किसी छेद से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ जाना, इसे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, डाइफ्रैक्शन कहते हैं। क्रिकेट मैच में जैसे DRS होता है, यार DRS, ये तुमने कुछ ऐसी तफरी की है या तुम एक्चुअली में कुछ पॉइंट बोलना चाहते हो? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया DRS का इससे क्या लेना देना है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस, कलर दिखाई देते हैं, कलर्स इन आ CD, DVD और 3D होलोग्राम। किसी CD में, DVD में या 3D जो होलोग्राम होते हैं, इसमें जो हमें रंग दिखाई देते हैं वो दरअसल सॉरी किसकी वजह से दिखाई देते हैं? डाइफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देते हैं, विवर्तन की वजह से दिखाई देते हैं। सॉरी यार, ये फिर से हिचकी आ रही है। जब मुझे परसों आई थी तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। चलो कोई नहीं, हमारा काम खत्म हो गया आज का। ये हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की बात करेंगे। इसको नोट कर लेना, ठीक है? CD DVD अब तो मार्केट में आ नहीं रहा, खत्म हो गया। इससे पहले अब पेन ड्राइव चलता है ना, अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए। अब तो पहली बार क्या होता है, फोन में हम लोग फोन में डाउनलोड कर लेते हैं। अब तो हमारे पास इंटरनेट इतना अच्छा आ रहा है कि कोई भी मूवी चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, सीधे PDF गया, अपना डाउनलोड मोबाइल मेमोरी में सेव हो गया। पहले जाना पड़ता था इंटरनेट कैफे, और वहां से पता चल रहा है पेन ड्राइव में डाउनलोड करके ला रहे हैं, CD में डाउनलोड करके ला रहे हैं, गाने बनवा रहे हैं, मूवी भरवा रहे हैं। तो वो CD DVD अभी खत्म हो गया, बट वो जो CD DVD होती थी ना चमकीली सी, और उसको अगर आप उसके सरफेस को देखो तो उसमें कोई रंग नहीं होता था, बट उसमें से अलग अलग रंग चमकते हुए दिखाई देते थे। इसी तरीके से जो 3D होलोग्राम होता है, एक स्टिकर होता है जो किताबों पे लग कर आता है, और उसको तिरछा करने पे उसमें रंग दिखाई देते हैं। वो दरअसल डाइफ्रैक्शन, विवर्तन की वजह से ही बन रहे हैं। ठीक है रोशन, किसी के याद करने पे हिचकी नहीं आती है। हिचकी आने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त आपका जो इम्यून सिस्टम है फाइट करने के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि आपके ऊपर किसी इन्फेक्शन का, किसी वायरस का या बैक्टीरिया हमला हुआ है। समझ में आई?
पहले इंटरनेट का टेंशन, अब स्टोरेज का टेंशन तो नहीं होता यार। नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो लाइट खैर चलने वाला है, लाइट अभी कम, लाइट में अभी मिरर बचा है, अभी लेंसेज बचा है, तो मिरर लेंसेज है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे साउंड एंड वेव, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।